Good morning, everyone. We were doing chapters 15, Great Indians. Yesterday, we learnt about Dr. APJ Abdul Kalam. Okay, write in the chat box, what is the full form of ISRO? Write in the chat box, what is the full form of ISRO? I'm checking your chat side by side. Very good. Angel has written. Jajat has written. Very good. Indian Space Research Organization. Good. Okay. Next question is, what is the full form of DRDO? What is the full form of DRDO? Type करो बच्चे. Few students are not writing. कोई बात नहीं, गलत भी हो जाएगा. You should at least try. Srishti is not typing anything. I can see her. Yes. Defense Research and Development Organization. Very good. Defense की spelling भाविक चेक करो बच्चे. Defense Research and Development Organization. Good. So we have learned about Dr. APJ Abdul Kalam. Okay, he belonged to which state? कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे? कौन से स्टेट से वो बिलोंग करते थे? राइट इन द चैट बॉक्स. वेरी गुड. तमिलनाडु. ही बिलोंग टू तमिलनाडु. गुड. ओके. नेक्स्ट इज, व्हाट डू वी कॉल हिम? हमने उनको किस नाम से हम उनको जानते हैं? Missile Man. Very good. He is known as the Missile Man of India. Good. Okay. Very good. Now let me start today's class. Today we are to learn about Rabindranath Tagore. For this, let me share the screen. And meanwhile, I will share you attendance link. So we were doing this chapter. Already we have learned about Dr. APJ Abdul Kalam. He was the 11th President of India. Today we will learn about Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore was a Bengali poet. लिटरेचर, पहले मैं लिटरेचर का मीनिंग समझाना चाहती हूँ. लिटरेचर मतलब जो लोग पोएम्स लिखते हैं या फिर स्टोरी राइटर्स नॉवल लिखते हैं, लिटरेरी वर्क करते हैं, जो लोग लिखने का काम करते हैं. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पोएम, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज, नॉवेल्स. तो उनको कहते हैं, उस चीज को लिटरेचर कहते हैं. ठीक है. तो रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ पोइट. बंगाली में, बंगाली एक लैंग्वेज है. तो बंगाल में वो पैदा हुए थे, तो बंगाली उनकी मदर टंग थी. तो ही यूज्ड टू राइट पोएम्स इन बंगाली लैंग्वेज. साथ में उन्होंने नॉवेल्स भी लिखे. ही वॉज अ पेंटर ऑल्सो, फिलोसोफर एंड एन एजुकेशनिस्ट. एजुकेशनिस्ट मतलब जो एजुकेशन के ऊपर काम करते हैं. क्लियर? जो एजुकेशन के फील्ड में
एजुकेशन के फील्ड में जो प्रोग्रेस लाते हैं या कुछ चेंज लाते हैं उसको एजुकेशनिस्ट कहते हैं। ही वॉज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन to be awarded the Nobel Prize for Literature in 1913 for his book गीतांजलि। वो पहले इंडियन थे, इंडियन क्या, वो पहले नॉन यूरोपियन थे, पहले यूरोप कंट्रीज के लोगों को ही नोबेल प्राइज मिला जाता था। नोबेल प्राइज आपको पता है एक बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड है, सारी दुनिया में से सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है, इंटरनेशनल लेवल पे होता है वो, पूरे इंटरनेशनल पूरी दुनिया की कंट्रीज में से उस पर्सन को नोबेल प्राइज देते हैं जिसकी अचीवमेंट्स बहुत मार्वलस होती हैं, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स होती हैं, अलग अलग फील्ड्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस में भी देते हैं। सो 1901 में नोबेल प्राइज स्टार्ट किए गए थे, तो 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर गॉट नोबेल प्राइज फॉर हिज बुक गीतांजलि। गीतांजलि नाम की एक उन्होंने बुक लिखी थी जिसके कारण उनको नोबेल प्राइज दिया गया 1913। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज बॉर्न ऑन 7th May, 9th में लिखा हुआ है, एक्चुअली इट वॉज 7th May, कल है इनका बर्थडे, 7th May 1861 इन कोलकाता टू एन इन्फ्लुएंशियल फैमिली। इन्फ्लुएंशियल फैमिली का मतलब है ऐसी फैमिली जिसका बहुत रौब था कलकत्ता में, बहुत वो मतलब आप कह सकते हो रिच फैमिली, जिनका बहुत कलकत्ता में मान सम्मान था, ऐसी फैमिली में वो पैदा हुए। ही हैड नो इंटरेस्ट इन गोइंग टू स्कूल, उनको स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। आप में से भी कई बच्चे होंगे है ना जिनको स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता है, तो ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ सच चिल्ड्रन जिनको स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था, और वो ट्रेडिशनल जो थी, ट्रेडिशनल टीचिंग से मतलब उनको पसंद नहीं थी, जो वो चाहते थे कि नेचर को वो बहुत लाइक करते थे। ही वांटेड कि नेचर में ही बिठा के उनको पढ़ाया जाए, और उनको स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन उनको अच्छी नहीं लगती थी, और इसलिए वो उनको घर पे ही पढ़ाया गया। 17 इयर्स की एज में उनको इंग्लैंड भेज दिया गया ताकि फॉर्मल एजुकेशन मिल सके, लेकिन वहाँ पर भी वो अपनी पढ़ाई उन्होंने पूरी नहीं की और इंडिया वापस आ गए। 22 इयर्स की एज में उन्होंने पोएम्स की एक कलेक्शन लिखी, बहुत सारी पोएम्स लिखी, और आपको पता है वो बहुत अच्छे पोएट थे, उन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी जिसके कारण उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। और हमारा जो नेशनल एंथम है जन गण मन, वो भी उन्होंने ही लिखा था, और उनका ये जो नेशनल एंथम है जन गण मन रविंद्र संगीत, एक कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स है रविंद्र संगीत, वो भी आज तक बहुत पॉपुलर है। नॉट ओनली अवर नेशनल एंथम, हमारी जो नेबरिंग कंट्री है बांग्लादेश, वहाँ का भी नेशनल एंथम इन्हीं की पोएम में से लिया गया है। क्लियर? He wrote many stories, novels, plays and dance dramas. क्योंकि वो राइटर थे, तो बहुत सी उन्होंने स्टोरीज भी लिखी, नॉवल भी लिखा। नॉवल होता है एक बहुत बड़ी स्टोरी जो एक पूरी बुक में एक ही स्टोरी चलती रहती है,
उसको नॉवल कहते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, 1000 पेजेस से भी ज़्यादा की होती हैं बुक्स, ऐसी बुक जिसमें एक ही स्टोरी को मेंशन किया जाता है। प्लेस, ड्रामास वो ये साथ में लिखते थे। साथ में वो पेंटर भी बहुत अच्छे थे, उनकी पेंटिंग्स जो है फाइन आर्ट्स कोलकाता में एक एकेडमी है, वहाँ पे भी लगाई हुई है, एग्जिबिट की हुई। आपको जैसे मैंने बताया कि उनको फॉर्मल एजुकेशन में इंटरेस्ट नहीं था, उनको स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो नेचर लविंग थे, उनको नेचुरल वे में पढ़ना अच्छा लगता था। उनका कहना था कि नेचर हमें बहुत कुछ सिखाती है, नेचर इज द बेस्ट टीचर। तो नेचुरल टीचर अगर नेचर के साथ हमें बिठा करके पढ़ाएं तो बच्चे ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसी आइडिया के साथ उन्होंने शांति निकेतन नाम का स्कूल शुरू किया, जिसमें कोई क्लासरूम नहीं था, बच्चे ट्रीज के नीचे पढ़ते थे, बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती थी, फ्री फूड दिया जाता था। तो शांति निकेतन एक इसी तरह का स्कूल था जिसमें बच्चों को नेचर के साथ पढ़ाई करवाई जाती थी। उन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी बनाई लेटर ऑन शांति निकेतन में ही, वेस्ट बंगाल में 1863 में, और उनको गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है, डू यू नो, इंग्लैंड गवर्नमेंट ने ना, उनकी पोएम्स बहुत अच्छी होती थी, तो उनको 1990 में नाइटहुड की उपाधि दी। नाइटहुड इंग्लैंड गवर्नमेंट, क्योंकि हमारे ऊपर इंग्लैंड गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट राज कर रही थी, तो वो लिटरेचर के जो एक्सपर्ट होते थे उनको प्राइज देती थी, नाइटहुड की उपाधि इनको दी गई। लेकिन उसी ईयर में 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, तो उसके अगेंस्ट इन्होंने वो रिवॉर्ड वापस कर दिया इंग्लैंड गवर्नमेंट को कि मुझे आपके अवार्ड्स नहीं चाहिए, अगर आप मेरे देश के लोगों के साथ इतना बुरा व्यवहार करोगे तो मुझे आपके प्राइजेस नहीं चाहिए। तो ही रिटर्न्ड दैट knighthood. Clear? So now let's do होमी जहांगीर भाभा। इनकी स्पेलिंग्स याद रखो, इनको ना पॉपुलरली हम HJ भाभा भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में भाभा, BHA। क्लियर? स्पेलिंग आप रॉन्ग लिखते हो कई बार, तो पहले ही इसको क्लियरली लर्न कर लो, BHA। ठीक है? होमी जहांगीर भाभा was an Indian nuclear physicist and was also called father of Indian nuclear program। ये एक साइंटिस्ट थे जो न्यूक्लियर पावर पे रिसर्च कर रहे थे, और ये इतने डेडिकेटेड थे कि इन्होंने अपना घर भी, जहाँ पे ये करते थे रिसर्च वगैरह, वो भी रिसर्च सेंटर को इन्होंने दे दिया था। मतलब वो इतने डेडिकेटेड थे कि उन्होंने इंडिया में न्यूक्लियर प्रोग्राम को प्रमोट किया, इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कहा जाता है। जो इंडिया का एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम है उनको भी इन्होंने ही शुरू किया था। ही वॉज द ब्रेन बिहाइंड द इंडियन एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम। आगे इनके बारे में है, भाभा वॉज बॉर्न इन 1909 इन अ वेल्दी पारसी फैमिली। वेल्दी होता है बहुत रिच, पारसी फैमिली में ये पैदा हुए। आफ्टर हिज स्कूलिंग इन बॉम्बे, जिसको अब हम मुंबई कहते हैं, बॉम्बे पुराना नाम था, मुंबई न्यू नेम है। भाभा वेंट टू यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड चले गए फॉर हायर एजुकेशन। वहां पर इन्होंने PhD करी फिजिक्स में,
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है इंग्लैंड की बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। तो 1935 में उन्होंने पीएचडी करी वहाँ से। यू कैन सी द पिक्चर्स, रिकॉग्निशन भी आ सकती है। दिस इज पिक्चर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर एंड ही इज होमी जहांगीर बाबा। Bhabha was the founder of two well-known research institutions, namely the Tata Institute of Fundamental Research, जिसकी short form है TIFR, and the Trombay Atomic Energy Establishment. उन्होंने दो इंस्टीट्यूशन इंडिया में बनाए जहाँ पे रिसर्च होती थी। रिसर्च होना मतलब एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि न्यूक्लियर, सिर्फ आप न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में जानते होंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियर एनर्जी के यूजफुल पर्पसेस के लिए भी यूज की जा सकती है। तो उसी की रिसर्च करने के लिए इन्होंने दो इंस्टीट्यूशंस बनाए, एक TIFR, टाटा इंस्टीट्यूशन ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, एंड ट्रॉम्बे एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट। आफ्टर भाभा's डेथ इन 1966, उनकी डेथ जो थी 1966 में हो गई थी, द सेंटर वॉज रीनेम्ड एज द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसका नाम चेंज करके भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रख दिया। और इनके इसी कंट्रीब्यूशन के कारण इंडियन गवर्नमेंट ने उनको पद्म भूषण अवार्ड दिया 1954। क्लियर? Our next reformer, next personality is Raja Ram Mohan Roy. Raja Ram Mohan Roy was a social reformer. Reformer क्या होता है? Can anyone tell? What is reformer? Write in the chat box. What do you mean by reformer? Yes, I am checking your chat. Informer? No, no, no. Okay. रिफॉर्मर मतलब होता है, बेटे लोअर योर हैंड्स, आई विल टेल यू। रिफॉर्म करने वाला, सुधार करने वाला, ठीक है। जो कोई ट्रेडिशन चली आ रही है उसको वो अच्छी नहीं लगती है तो वो उसमें सुधार कर, उसको कहते हैं रिफॉर्मर। क्लियर? सो लेट मी एक्सप्लेन यू। Raja Ram Mohan Roy was a social reformer. Social reformer मतलब जो सोसाइटी में उस टाइम पे सोसाइटी में जो चीजें ठीक नहीं चल रही थी तो उन्होंने उसके अगेंस्ट आवाज उठाई और उस गलत ट्रेडिशन को खत्म करवाया। अब आप पूछोगे मैम वो कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। पहले हम इनके बारे में पढ़े, देन आई विल टेल यू द स्टोरी। राजा राम मोहन रॉय वाज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर एंड स्कॉलर। स्कॉलर होता है जो बहुत पढ़ा लिखा होता है। रिफॉर्मर मैंने अभी बताया जो सुधार लेकर के आए, कोई चीज गलत चल रही है उसको ठीक कराए। ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होती हैं। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया अगर पूछा जाए तो ही वॉज राजा राम मोहन रॉय। अगर फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम पूछा जाए तो होमी जहांगीर बाबा। He was born on May 22, 1774 into a Bengali Hindu family. इनका जन्म भी बंगाल में हुआ था और हिंदू फैमिली से ये बिलोंग करते थे। To improve the status of Indian women, he defied the age-old Hindu traditions and fought against sati system, polygamy, caste discrimination,
एंड चाइल्ड मैरिज। ये कस्टम्स थी पुराने इंडिया में। कस्टम्स मतलब होता है रिवाज। ऐसे रिवाज चले आ रहे थे बहुत पुराने। एज ओल्ड मतलब बहुत पुराने हिंदू ट्रेडिशंस चली आ रही थी। हिंदू धर्म में कई ट्रेडिशंस लोग फॉलो करते थे। उनमें से थी सती सिस्टम, पॉलीगैमी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड चाइल्ड मैरिज। He was greatly influenced by his sister-in-law's death, who became Sati. अब मैं आपको यहाँ पे सती सिस्टम के बारे में बताऊंगी। ये जितनी भी टर्म्स हैं उन सब के बारे में हम थोड़ा सा मैं ब्रीफ में आपको बताऊंगी, अदरवाइज हायर क्लासेस में आपको ये करना है। सती सिस्टम में क्या होता था, पुराने टाइम में हिंदू कस्टम ये था, हिंदू फैमिलीज में ये रिवाज था कि अगर किसी लेडी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसकी बॉडी को जब जलाया जाता था तो उस लेडी को भी जिंदा अपने हस्बैंड के साथ जल जाना पड़ता था। ठीक है, तो देखो आप कितना सोच करके देखो कि इट्स सो ह्यूमिलेटिंग। अगर हमारा छोटा सा थोड़ा सा हाथ भी, उंगली भी जल जाए तो हमें कितना दर्द होता है ना। तो ऐसे टाइम पे लेडीज को अपने हस्बैंड के साथ ही जल जाना पड़ता था, तो ये कितना पेनफुल होता होगा। इनके ब्रदर की डेथ हो गई थी तो रिवाज के अनुसार इनकी भाभी जो थी उसको जिंदा जला दिया गया उसके हस्बैंड के साथ। ये देख करके इनको बहुत पेन हुई और उन्होंने मन में ठान लिया कि मैं इस तरह के गंदी प्रथाएं जो हैं, गंदे जो रिवाज चले आ रहे हैं, मैं इनको ख़त्म करूँगी। तो इन्होंने इसके लिए बहुत स्ट्रगल किया। लोगों ने इनका बायकॉट कर दिया कि ये कौन होता है हमारे हिंदू धर्म को बुरा कहने वाला। तो उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया और ब्रिटिश गवर्नमेंट की हेल्प के साथ इस कस्टम को ख़त्म करवा दिया गया। क्लियर? इसको कहते हैं सती सिस्टम। Got it? सती सिस्टम मतलब when any person dies, his wife has to burn. उसको जल जाना पड़ता था अपने हस्बैंड के साथ। This custom was known as sati system. Just a minute. So in this way, this custom was prevailing at that time, and राजा राम मोहन रॉय वॉज अ रिफॉर्मर। उन्होंने इस कस्टम में जो ट्रेडिशंस थी उसमें ये सुधार लाया, अपनी सोसाइटी को समझाया कि ये जो ओल्ड एज ट्रेडिशंस हैं ये किसी भी बुक में नहीं लिखी गई, किसी भी लिटरेचर में नहीं लिखी गई। ये सिर्फ एक तरह का इनजस्टिस है वुमेन के खिलाफ। सो उनके इन्हीं प्रयासों की वजह से सती सिस्टम को इंडिया में बैन कर दिया गया। It was due to his efforts that the British government made a law against the practice of sati. उनके इन्हीं एफर्ट्स के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में सती सिस्टम को खत्म कर दिया। पॉलीगैमी होता है एक से ज्यादा शादियां करना, मैरिजेस करना। ठीक है, तो उस टाइम पे ये कस्टम थी कि एक पर्सन एक से ज़्यादा शादी कर सकता है, तो इसको भी इन्होंने ख़त्म करवाया। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें एक कास्ट के लोग दूसरी कास्ट के लोगों को नीचा समझते थे, इस चीज़ को भी इन्होंने सुधारा और कहा कि वी ऑल आर
चिल्ड्रन ऑफ वन गॉड, हम एक ही गॉड के बच्चे हैं, तो हमें किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। और चाइल्ड मैरिज मतलब बच्चों की शादी। क्लियर? सो टाइम इज लेस, वी विल कंटिन्यू राजा राम मोहन राय टुमारो। अगर आपके कोई डाउट है तो यू कैन टेल मी, आई एम गोइंग टू ask from you. Raise your hand one by one.